नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अनु शर्मा आपके समक्ष क्या भूलूं कि याद करूं नामक आत्मकथा का जो हरिवंश दास जी ने लिखा उसकी भूमिका लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यूजीसी नेट के इकाई 10 की में लगी हुई भूमिका है। क्या भूलूं कि याद करूं, है ना। इसके पहला संस्करण लगा हुआ है और इसके 4 संस्करण हैं, आप सबको पता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्बार, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, है ना। ये 4 इनकी भूमिका, 4 इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या नीड़ बसेरे 10, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्या नीड़ बसेरे 10, क्या भूलूं याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आप इसके सन जरूर याद करिएगा, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस चैनल पे कमेंट करें कि इन चारों जो आत्मकथा के 4 भाग हैं इनके सन क्या हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसके क्या सन है। अगर आप नहीं पता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। चलिए ठीक है, आता है तो कर दीजिए, नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमको नहीं पता आप बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, यह आप सबको पता है। चलिए देखिए इसमें क्या करें, पहले संस्करण की भूमिका, ठीक है। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। तो कितना हो चुका इनको, 40 वर्ष, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देते जाइएगा। ये कितनी बार पूछ चुका है कि इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, ठीक है। यहाँ तक अगर इतना ही दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या भूलूं कि याद करूँ नामक आत्मकथा की भूमिका से लिया गया, ठीक है। जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी यह जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस पीढ़ी पर से मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित न कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत किंचित शांति शब्द मैं इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें अशांति भी शामिल हो सके मिलती रही है। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना न करूँगा। उसकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछतावों के साथ सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं। यही केवल इतना आपसे पूछ ले, इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं, यह किस रचना की भूमिका से लिया गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह हमारे क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना की भूमिका से ली गई है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कह रहे हैं, सायुज्य मुक्ति, यही है सबसे युक्त होकर मुक्त, ठीक है। आपका भी यह विश्वास हो तो मुझ साधारण से युक्त होना आपके सर्वसाधारण से युक्त होने का एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है, कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है, पता नहीं यह आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी पूरी योजना का 1/3, ये देखिए उन्होंने स्वयं लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग यथा समय आपके सामने आएंगे। तो अगर कहते भूमिका में उन्होंने कितने भाग की चर्चा की है, तो 3 भाग की। फिर बाद में फिर बोलेंगे आगे। नीड़ का निर्माण, फिर और देखिए पहले दूसरे का काम नाम बताए हैं, नीड़ का निर्माण, फिर क्या बोले हैं, क्या बोले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। नीड़ का निर्माण, फिर और जीवन की आपाधापी में। तीसरे आत्मकथा का नाम इन्होंने क्या लिया था, जीवन की आपाधापी में, जो आगे चल के क्या हो गया, बसेरे से दूर। फिर यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया, क्या करें, समय और स्वास्थ्य ने अगर साथ दिया तो। मैं यह भी बताना चाहता था कि यह आत्मचित्रण मैंने किस मनोवृत्ति से किया है।
पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व, 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक, देखिए मानतेन की जिक्र इन्होंने अपनी भूमिका में किया है। मानतेन ने अपने आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर चुका है। जब जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई है तब तब मैंने उसे स्वस्थ वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया है, मतलब अपनी खुद की इच्छा से। और आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथा सुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा उपकार करेंगे। खेद है, जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया तब मैं कहाँ थे, ये लम्बेगो में पढ़े थे, लम्बेगो, ठीक है। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य कौन किया था, सत्येंद्र शरद जी ने किया था, ठीक है। ये सब आप लोग नोट करते जाइए। इस सहयोग के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूं कम है। अब इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए, 1969 में ये आई थी, है ना, अगस्त 1969, बच्चन जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में आई थी। फिर तीसरे संस्करण के अवसर पर देखिए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रकाशन के साल भर, कितने दिन बाद, साल भर, ठीक है, साल भर के बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी है। जिन कमियों की ओर मेरे कतिपय पाठकों ने संकेत किया था उनमें से अधिकांश का निराकरण कतिपय संशोधनों और परिशिष्टों द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा है। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं श्री सत्येंद्र का आभारी हूँ। तो देखिए इसमें भी उन्होंने सत्येंद्र शरद का आभार व्यक्त किया है। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचिंतन की मेरी यह योजना 3 खंडों में पूरी होगी, पर अब लग रहा है कि 3 खंडों में नहीं 4 खंडों में पूर्ण होगी। तो ये तीसरे खंडों में उन्होंने बताया, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा के तीसरे खंड में ऐसा बताया है कि लगता है कि 3 नहीं 4 खंड में यह पूरी होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लें कि किस खंड में ऐसा बोला है तो तीसरे खंड में, आत्मकथा के तीसरे खंड की भूमिका उन्होंने बताया, ठीक है। योजना का दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो देखिए दूसरा कब आया था, 1970 में, ठीक है। वो 1969 में आया था, ये 1970 में आया था, ठीक है। फिर चौथे संस्करण की भूमिका देखिए, अवसर पर क्या भूलूं क्या याद करूं को प्रकाशित हुए अभी कितने साल हो गए, 2 वर्ष, ठीक है, नहीं हुए, और इसका चौथा संस्करण निकलने जा रहा है। मैं उन सब लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इसे पढ़कर अपने इष्ट मित्रों एवं परिचितों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण इसकी मांग बराबर बढ़ रही है। इस संस्करण में एकाध प्रसंगों को जिनके स्मृति आधारित होने के कारण कुछ भ्रम फैलने की संभावना थी, अधिक तथ्य संगत और स्पष्ट कर दिया गया है। पुस्तक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया भेजकर मुझे बाधित करेंगे। जून 1971, बच्चन। तो चौथा इनका कब आया था, 1971 में, ठीक है दोस्तों। सन ज़रूर आप लोग नोट करते जाइएगा, और चारों का सन हमने बता भी दिया है, फिर भी हम चाहेंगे कि कमेंट में आप बताएं। 7वें संस्करण के अवसर पर लेखक के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और संतोष का विषय क्या हो सकता है कि उसकी कृति के संस्करण निकलते जाए। इस अवसर पर मैं उन सहयोगियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने किसी भी रूप में इस कृति को बोधप्रिय बनाने में सहयोग दिया है। प्रकाशक के प्रति भी जो उसे नई साज सज्जा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने नए पाठकों की प्रतिक्रिया का भी मैं स्वागत करूंगा। ये 1980 में आया था, ठीक है, बच्चन जी की रचना है, चौथा संस्करण। 8वें संस्करण की भूमिका देखिए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं का 8वां संस्करण निकलने जा रहा है। इसका श्रेय मैं उन पाठकों को देना चाहता हूं जिन्होंने इसे पढ़कर मित्रों एवं संबंधियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि किसी भी पुस्तक के प्रचारक उसके सुरुचिपूर्ण पाठक ही होते हैं। मैं आशा करता हूँ यह क्रम बराबर चलता रहेगा और एक अच्छी कृति लोगों का मनोरंजन करती रहेगी। जनवरी 1982 में इन्होंने 8वें संस्करण की भूमिका लिखी थी, ठीक है। अब बच्चन ने इसको कहा। अब ये देखिए, ये मानतेन के कथन हैं, ये कथन मानतेन के हैं, ठीक है। आप चलिए पढ़ते हैं। पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है।
कि जब मैं न रहूं और ऐसी घड़ी दूर नहीं है तब वे इन पृष्ठों से मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सकें और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे अपनी स्मृति में रख सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपाद मस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठकों, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसलिए मानतेन की विदा स्वीकार करें। फिर क्या 1 मार्च 1580। ठीक है दोस्तों, तो यह रही क्या भूलूं क्या याद करूं नामक कृति की भूमिका। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।